नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदिति शर्मा। आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे 3 सेगमेंट्स विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया के साथ। कार्यक्रम में सबसे पहले हम देखेंगे हमारा पहला सेगमेंट विज्ञान और किसान। हमारे देश में सब्जियों की खेती काफी अच्छे स्तर पर की जाती है और हमारे कई किसान इसे सफलतापूर्वक कर रहे हैं और वैज्ञानिकों की सलाह भी इसके लिए समय समय पर लेते रहते हैं। एक ऐसे ही सफल किसान हैं निंगथौजम इंगोचा सिंह, जिन्होंने कई सब्जियों की खेती को अपनाया हुआ है और अच्छी कामयाबी भी उसमें हासिल कर रहे हैं। किस तरह का सफर रहा है उनका और आगे किस तरह से वो नई सोच के साथ कार्य करने की तैयारी कर रहे हैं, आइए जानते हैं हमारे इस सेगमेंट में। 55 साल के निंगथौजम इंगोचा का खेती के प्रति जज्बा अभी भी कम नहीं हुआ है। वो अपने खेतों में कुछ नया करना चाहते थे, कुछ ऐसा जो उनकी आजीविका को बढ़ाने वाला हो। यही जिज्ञासा उन्हें बिष्णुपुर कृषि विज्ञान केंद्र तक ले गई। 2018-19 में केंद्र ने एक ऑफ कैंपस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया था। इंगोचा उस प्रशिक्षण का हिस्सा बने और फिर उन्होंने सब्जी के क्षेत्र में अपने जौहर दिखाने का फैसला किया। इंगोचा के पास सिर्फ आधा हेक्टेयर पुश्तैनी जमीन थी। इतनी कम जमीन पर गुजारा भी मुश्किल से हो पाता है, लेकिन इंगोचा ने इसी पर कमाई के कीर्तिमान स्थापित कर दिए। खास तौर से उनकी दिलचस्पी सब्जियों की ओर थी। वो मौसमी सब्जियां तो बो ही रहे थे, अब उन्होंने क्रूसीफेरस सब्जियों में भी किस्मत आजमाई। क्रूसीफेरस में सरसों का साग, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली और ब्रसल स्प्राउट वगैरह शामिल होती है। इसके अलावा इंगोचा ने आलू की वैज्ञानिक खेती के तरीकों का भी परिचय कराया और अपने खेतों में इसका प्रदर्शन भी किया। इंगोचा के पास न ज्ञान की कमी है, न अनुभव की और न ही कौशल की, और जहां ये तीनों चीजें मिल जाएं, वहां कामयाबी कदम चूमती ही है। उन्होंने अपनी आधी जमीन यानी 1/4 हेक्टेयर पर आदर्श एकीकृत सब्जी फार्म बनाया है। इंगोचा की कामयाबी के किस्से जल्द ही दूर दूर तक फैलने लगे। मणिपुर सरकार में कृषि निदेशक ने इंगोचा को 25,000 रुपए के पुरस्कार से सम्मानित किया। पंथोइबी कल्चर रिसर्च सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स ने भी उन्हें नोंगपोक निंगथोयू पुरस्कार से नवाजा। 2017-18 के दौरान इंगोचा ने करीब 3.5 लाख रुपए की सालाना शुद्ध आय अर्जित की थी, जबकि 2018-19 में उनकी आमदनी बढ़कर 5,25,000 रुपए तक जा पहुंची। एक साल में ही आमदनी में इतना बड़ा उछाल अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आमदनी बढ़ी तो इंगोचा को सुकून मिला। अब वो पहले से बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। परिवार के सभी खर्च उनके कृषि उद्यम से आसानी से पूरे हो रहे हैं। उनकी कामयाबी से प्रेरित होकर कई बेरोजगार युवाओं ने भी खेती के प्रति रुचि दिखाई है। किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में वक्त है वर्तमान समय में किए जाने वाले कृषि कार्यों की जानकारी हासिल करने का। तो फिर आइए नजर डालते हैं कृषि कैलेंडर पर। आंवले के तैयार फलों को तोड़कर बाजार में बिक्री हेतु भेजे। गेंदे के तैयार फूलों को तोड़कर बिक्री हेतु बाजार भेजे। पपीता और आम आदि के नए पौधों को पाले से बचाव हेतु पुआल या पॉलिथीन से ढक दे। मौसम को ध्यान में रखते हुए अंगूर, आड़ू, आलू बुखारा आदि फल वृक्षों की कटाई छटाई करें। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के हमारे खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है कृषि स्टार्टअप सेगमेंट का। किसान भाइयों बहनों, हमारे सेगमेंट में आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित एक सफल किसान बाबूलाल दहिया से। जी हाँ, इन्होंने जैविक खेती को अपनाया हुआ है और साथ ही साथ इसे बढ़ावा भी दे रहे हैं और इसीलिए सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आइए मुलाकात करते हैं इनसे, जानते हैं इनकी सफलता की दास्तान। बाबूलाल दहिया मध्य प्रदेश के सतना जिले से कुछ दूर पिथौराबाद गांव के रहने वाले हैं, जिन्हें एक सफल किसान के रूप में जाना जाता है। सरकार ने बाबूलाल दहिया को जैविक खेती करने और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया है। बाबूलाल दहिया की उम्र करीब 75 साल है। उन्हें बचपन से ही खेती करने के तौर तरीके पता थे, क्योंकि वो छुट्टियों के दिनों में अपने पिता के साथ खेती में हाथ बटाया करते थे। आज वो कृषि के क्षेत्र में नए नए प्रयोग करते रहते हैं, साथ ही सोशल मीडिया पर हमेशा सक्रिय रहते हैं। बाबूलाल दहिया डाक विभाग में पोस्ट मास्टर के पद से रिटायर हो चुके हैं। फिलहाल उनके पास करीब 8 एकड़ जमीन है, जिसमें वो जैविक खेती करते हैं। बाबूलाल दहिया के पास देसी धान की करीब 110 किस्मों का खजाना है। वर्ष 2015 में सिर्फ 400 मिलीमीटर बारिश ही हुई थी, जिसकी वजह से सूखा पड़ने की हालत में फसलें बर्बाद हो गई थी। तब बाबूलाल दहिया ने अपने खेत में करीब 30 किस्में लगा रखी थीं, जिन पर सूखे का कोई असर नहीं हुआ था। इतना ही नहीं, हर साल उनकी फसलों की पैदावार बहुत अच्छी रहती है, जिस वजह से आसपास के किसान भी काफी प्रभावित हुए हैं। बाबूलाल दहिया को देसी बीज से खास लगाव रहता है। उनका मानना है कि देसी बीज हमारे यहाँ की जलवायु में हजारों साल से है, जिनमें रोगों को सहन करने की क्षमता होती है। ये बीज कम पानी में भी बोए जा सकते हैं, साथ ही इनमें ज्यादा पानी बर्बाद भी नहीं होता है। बाबूलाल दहिया के पास शुरुआत में 2 से 3 किस्मों के ही देसी बीज थे, जिनमें से धान की सबसे अच्छी पैदावार होती थी, लेकिन उसकी ज्यादातर प्रजातियां विलुप्त होने लगी हैं। धान के अलावा उनके पास करीब 200 प्रकार के देसी बीज इकट्ठा हैं, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य धान की किस्मों को बचाना है। इसलिए जब भी उन्हें देसी बीज उपलब्ध होने की खबर मिलती है, वो वहां पहुंच जाते हैं। बाबूलाल दहिया भविष्य में होने वाले किसानों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। उनका मानना है कि अगर किसान को कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो उन्हें देसी बीजों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना होगा। किसान भाइयों बहनों, खेती किसानी करते वक्त कई ऐसे सवाल होते हैं आपके मन में, जिनका जवाब आपको मिलना बेहद जरूरी है, ताकि आप आसानी से कृषि के कार्य कर सके। ऐसे ही आपके कुछ सवालों के जवाब हमारे वैज्ञानिक आप तक पहुंचा रहे हैं। आइए नजर डालते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज अपने कार्यक्रम किसानों के सवाल और विशेषज्ञों के जवाब के। हमारा अगला प्रश्न है कालूराम जी का, जो कि मध्य प्रदेश से पूछ रहे हैं। लहसुन की बढ़वार हेतु खाद और दवा की जानकारी चाहते हैं। देखिए, लहसुन भी एक शरदकालीन फसल है और ये बहुत धीमी गति से इसमें वृद्धि होती है। फसल से बेहतर उत्पादन लेने के लिए उचित मात्रा में खाद, उर्वरकों का और कीटनाशकों का इस्तेमाल करना बहुत आवश्यक होता है। लेकिन खेती में लागत को कम करने के लिए सबसे पहला हम सुझाव ये देते हैं कि आप लहसुन को अगर आप बिजाई करते हैं, तो बिजाई करने के बाद आप उसमें अपनी मिट्टी की जांच करा लें और जांच के आधार पे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर की उपलब्धता के आधार पे हम किसान भाइयों को फसलों में पोषण तत्वों के प्रबंधन की सिफारिश करते हैं। सामान्यतः हमारे जो अखिल भारतीय प्याज एवं लहसुन परियोजना है, जिसको मैनी प्रयोग बोलते हैं, उसका मुख्यालय पुणे में है और हमारे देश में जो अलग अलग विश्वविद्यालयों के माध्यम से अनुसंधान हुए हैं, उनकी संस्तुति की गई है। तो मध्य प्रदेश में लहसुन की खेती से बेहतर पैदावार लेने के लिए नाइट्रोजन 75 किलोग्राम, पोटास जो है वो 40 किलोग्राम,
फॉस्फोरस 40 किलोग्राम और सल्फर 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इस्तेमाल करने की सिफारिश करते हैं। अब आती है बात कि नाइट्रोजन और फास्फोरस, पोटास, सल्फर का इस्तेमाल किसान भाई किस प्रकार से करें, कब करें, किस अवस्था में करें। तो हम किसान भाइयों को बताते हैं समय समय पे कि आप पोटेशियम और फास्फोरस की पूरी जो मात्रा है और सल्फ़र की मात्रा, इसको आप बुआई के समय या खेत की अंतिम तैयारी के समय उसमें मिला दें। और नाइट्रोजन की भी जो 1/3 मात्रा है उसको भी, आधी मात्रा को भी बुआई के समय खेत में लगा सकते हैं। शेष बची जो मात्रा है उसको जब फसल 35 दिन के या 40 दिन की हो जाती है, उस अवस्था पे आधी बची नाइट्रोजन का आधा भाग तब करना है और शेष नाइट्रोजन जो आधी बची है उसको जो है 55 से 60 दिन की स्थिति पे देना चाहिए। जहाँ तक बात है कीटनाशकों की, जिस सर्दी के मौसम में इसमें कोई किसी प्रकार के कीट का प्रकोप नहीं होता है, परंतु जैसे ही तापक्रम में थोड़ी वृद्धि होती है तब इसके अंदर थ्रिप्स का आक्रमण होता है। और जब थ्रिप्स का आक्रमण होता है तो पत्ती के ऊपर या तनों के ऊपर छोटे छोटे सफ़ेद रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं। तो ये थ्रिप्स के आक्रमण की पहचान है, तो उसका नियंत्रण करना जरूरी है। तो कालू राम जी, आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए लाभकारी होगी। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है फार्मिंग इंडिया सेगमेंट का। किसान भाइयों बहनों, खेती किसानी के क्षेत्र में यानी कि कृषि के क्षेत्र में नई नई तकनीकें और नए नए बदलावों की जानकारी आप तक पहुंचती रहे, यही हमारा उद्देश्य है। आइए ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं हमारे इस सेगमेंट के जरिए। इस वक्त हम मौजूद हैं आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना, मध्य प्रदेश में। आज हम बात करेंगे सरसों की उत्तम प्रजाति के बारे में। हमारे बीच में डॉक्टर जेसी गुप्ता जी मौजूद हैं, वो हमें जानकारी देंगे इसके बारे में। सर, जो सरसों की जो उत्तम प्रजाति की जो आप रिसर्च कर रहे हैं उसके बारे में बताइए, आप क्या रिसर्च कर रहे हैं? बहुत अच्छा आपने सवाल किया है हमारे किसान भाइयों के लिए। सरसों की जो उत्तम प्रजातियां हैं, हमारा जो ये केंद्र है राष्ट्रीय राई सरसों अनुसंधान परियोजना का, ये मुरैना में पिछले 35 वर्षों से यहाँ कार्य कर रहा है। हमारे 4-5 विभागों के वैज्ञानिक यहाँ कार्यरत हैं। हमारे इस केंद्र से 11 प्रजातियाँ विकसित की गई हैं अभी तक, जिसमें से हमारी जो प्रजातियाँ हैं उसमें राई की प्रजातियाँ 5 प्रजातियाँ और जो सरसों की हैं 7 प्रजातियां यहाँ से विकसित की गई हैं, जिसमें राज विजय सरसों है। ये राष्ट्रीय लेवल पर इसका जो विकास हुआ है और ये हमारे राजस्थान के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए ये प्रजाति है, ये मान्य की गई है। और इस प्रजाति में जो तेल की मात्रा है वो तेल की मात्रा दूसरी प्रजातियों की तुलना में अधिक है। यहाँ जो है 40 से 41% तक मुरैना की प्रजातियों में तेल की मात्रा किसान भाइयों को मिलती है और इसकी उपज भी बहुत अच्छी है। 25
क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इस प्रजाति की उपज आती है। हमारी दूसरी एक प्रजाति है जो है राजविजय सरसों 1। यह प्रजाति जो है बहुत जल्दी पक कर के तैयार हो जाती है। जैसे तोरिया 90 से 100 दिन में आती है, इसी तरह से ये जो प्रजाति है हमारी, ये प्रजाति 100 से 108 109 दिन में पक कर तैयार हो जाती है। तेल की मात्रा भी इसमें बहुत अधिक 40 41 42% तक है और इसकी उपज भी काफ़ी अच्छी आती है। इस प्रकार अभी हमारे केंद्र से पिछले वर्ष राजविजय सरसों 3 का विकास हुआ है। यह प्रजाति इन सभी प्रजातियों से अच्छी यहाँ पर इसकी उपज इस केंद्र से किसान भाइयों के लिए मिलने वाली है। इस प्रजाति की जो औसत उपज आ रही है वो 20-22 कुंटल से 28 कुंटल तक आ रही है और तेल की मात्रा भी इसमें बहुत अच्छी है। और ये प्रजाति जो है जो तना गलन तना सड़न रोग जो आता है उसके लिए भी थोड़ा सा इसमें प्रतिरोधक क्षमता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे केंद्र से बहुत अच्छी सरसों की प्रजातियां यहाँ से विकसित की गई हैं। इसी प्रकार राई की अगर बात करें, तोरिया की अगर बात करते हैं तो तोरिया में भी हमारे इस केंद्र से अभी 2008 के बाद जब राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से अलग हो गया, उसके बाद 3 प्रजातियाँ यहाँ से विकसित हुई हैं। राजविजय तोरिया 1, राजविजय तोरिया 2, राजविजय तोरिया 3। ये 3 प्रजातियां यहाँ से इस केंद्र से विकसित हुई हैं जिनकी उपज 15 कुंटल से लगा करके 20-21 कुंटल तक प्रति हेक्टेयर आती है और ये 90 से 100 दिन में पक कर के तैयार हो जाती हैं। इन प्रजातियों में जो तेल की मात्रा है वो है 42-43-44% तक तेल की मात्रा आती है। तो किसान भाइयों, आप जो है इन प्रजातियों को अपने यहाँ से बीज उपलब्ध है, आप इसको लें और आपको अधिक से अधिक सरसों और राई में अधिक से अधिक तेल मिलेगा और आपको अधिक से अधिक मुनाफा होगा, अधिक से अधिक आपको उपज प्राप्त होगी। आइए अब कार्यक्रम में नजर डाल लेते हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पर। कृषि क्षेत्र के लिए अवसंरचना यानी बुनियादी ढांचा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आंकड़े बताते हैं 15 से 20% उपज खरीदार तक पहुंचने से पहले ही बर्बाद हो जाती है। बर्बादी के बड़े कारणों में भंडारण की सही व्यवस्था का अभाव और प्रसंस्करण इकाइयों की कमी है। कृषि अवसंरचना जितनी मजबूत होगी, बर्बादी उतनी ही कम होगी। 1 लाख करोड़ की धनराशि ग्रामीण क्षेत्रों में भंडार गृहों, शीत गृहों, पैक हाउस के निर्माण और उनके विकास के अलावा बाजार व्यवस्था को दुरुस्त करने पर खर्च होगी। इसके साथ साथ प्रसंस्करण इकाइयां, निजी उद्यम, किसान उत्पादक संगठन और प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, विपणन सहकारी समितियां भी इसका लाभ ले सकती हैं। साथ ही संयुक्त देयता समूह, बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, कृषि उद्यमी, स्टार्टअप और संग्रहित अवसंरचना प्रदाता भी इसके हकदार होंगे। केंद्रीय एजेंसियां, राज्य एजेंसियां या स्थानीय निकायों की ओर से प्रायोजित सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं भी इस योजना का हिस्सा बन सकती हैं। कृषि अवसंरचना कोष असल में मध्यम या लंबी अवधि के ऋण की सुविधा प्रदान करता है। खास बात यह है कि सभी तरह के ऋणों में हर साल 2 करोड़ रुपए की सीमा तक ब्याज में 3% की छूट दी जाएगी। ये छूट अधिकतम 7 साल के लिए होगी। इसके अलावा 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज भी उपलब्ध होगा। पुनर्भुगतान के लिए ऋण स्थगन कम से कम 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 2 साल के लिए हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि खेती और कृषि प्रसंस्करण आधारित गतिविधियों के लिए औपचारिक ऋण सुविधा ग्रामीण इलाकों में रोजगार के कई अवसर उत्पन्न करेगी। किसान भाइयों बहनों, हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 5 वर्ष पूरे हुए हैं। किस तरह की उपलब्धियां रही हैं इन 5 वर्षों में और आगे आने वाले समय की अगर हम बात करते हैं तो किस तरह के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जानकारी के लिए आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। कृषि और किसान हमारे देश की रीढ़ है। कृषि और किसान का विकास देश को तरक्की की राह पर ले जाने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सरकार किसानों के लिए लगातार काफी कल्याणकारी योजनाएं लाती रही है। ऐसी ही एक योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
इस योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी और 2021 में इस योजना ने सफलतापूर्वक अपने 5 वर्ष पूरे किए हैं, यानी इसके क्रियान्वयन को पूरे 5 वर्ष हो चुके हैं। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 2016 से अब तक 27 करोड़ किसान प्रार्थना पत्रों के जरिए 23 करोड़ 54,80,000 हेक्टेयर जमीन का बीमा हुआ है, जिसकी बीमा राशि 9,55,950 करोड़ रुपए बैठती है। जहां तक प्रीमियम की बात है तो 1,26,380 करोड़ रुपए का कुल प्रीमियम जमा हुआ है। इसमें 19,897 करोड़ रुपए किसानों ने जमा किए। बीमित किसानों की ओर से फसल को नुकसान होने पर पिछले 5 साल के दौरान 93,011 करोड़ रुपए का दावा किया गया, जिनमें से 89,614 करोड़ रुपए के दावों का भुगतान भी कर दिया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फसल की बुआई से लेकर कटाई के बाद तक की पूरे फसल चक्र से जुड़ी गतिविधियों के दौरान फसल के नुकसान के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित करती है। फसल बीमा योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों के कारण सरकार द्वारा अधिसूचित फसल में से किसी नुकसान की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता देना, कृषि में किसानों की रुचि बनाए रखना व उनकी आय को स्थायित्व देना, किसानों को कृषि में नवाचार और आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित करना है। फसल बीमा योजना के तहत ओला, जल भराव और लैंडस्लाइड जैसी आपदाओं को स्थानीय आपदा माना जाता है। इस योजना के तहत पोस्ट हार्वेस्ट नुकसान भी शामिल है। फसल बीमा योजना में प्रीमियम दर काफी कम है। किसानों को खरीफ फसलों के लिए बीमा कंपनियों द्वारा निर्धारित प्रीमियम का सिर्फ 2% और रबी के लिए 1.5% प्रीमियम देना होता है, जबकि वार्षिक वाणिज्य और बागवानी फसलों के लिए भी प्रीमियम महज 5% है। प्रीमियम का बाकी सारा भार सरकार खुद उठाती है और वही बाकी रकम किसानों की ओर से बीमा कंपनियों को देती है, ताकि किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं में फसल हानि के लिए किसानों को पूर्ण बीमित राशि प्रदान की जाए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने योजना को लेकर किसानों में जागरूकता पैदा करने के लिए कई कदम भी उठाए हैं। मंत्रालय और राज्य कृषि विभागों के ही सहयोग से बीमा कंपनियों ने देश भर में बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। जागरूकता बैठकों, महत्वपूर्ण स्थानों पर बैनर व पोस्टर प्रदर्शन और पर्चे वितरण करके किसानों में जागरूकता पैदा की जा रही है। कुल मिलाकर ये योजना दावा निपटान के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करके किसानों को अपने पैरों पर मजबूती से खड़े होने में मददगार साबित हो रही है। 5 सालों में जो किसानों को जो सुरक्षा कवच मिला है, जो लाभ हुआ है, जो फसल में नुकसान से जो उनको भरपाई मिली है क्लेम के दौर पर 90,000 करोड़ का क्लेम मिला किसानों को, और बड़े पैमाने पे किसान जुड़े हैं। टेक्नोलॉजी का आधार प्रयोग हमने किया है जिससे कि किसानों को हम आसानी से जोड़ सकें, भुगतान जल्दी कर सकें। एक बहुत बदलाव आया है। जो स्कीम चल रही थी 2016 में के पहले और जो आज स्कीम है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। बहुत अच्छा एक योजना बहुत अच्छी है। प्रावधान बहुत अच्छे किसान हितकारी हैं। किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दी गई योजना। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90-10 का अनुपात में केंद्रांश कर दिया गया है। टेक्नोलॉजी का, जैसे मैंने पहले बताया, एक व्यापक प्रयोग हो रहा है और किसानों को जोड़ने की जो प्रक्रिया राज्यों के साथ मिलके जो की गई है और जो हितधारक हैं इसमें एक काफ़ी बदलाव आया है। अब प्रचार प्रसार में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। ये मानूंगा कि और हमको काम करने की ज़रूरत है, लेकिन इसमें काफ़ी वृद्धि हुई। किसानों को गांव-गांव में पता है कि योजना क्या है। आप देखें जो हमने सामान्य सेवा केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर के आधार पर जो किसानों का बीमा किया, लंबी लाइन लगती हैं जब कट ऑफ डेट आती है। बहुत किसानों को इसकी योजना की जानकारी मिली है। एक बड़ा बदलाव आया है। किसान अब अवेयर है, जागृत है, कि योजना के बारे में पता है। किसान भाइयों बहनों, आपको घर बैठे बैठे ही कृषि के क्षेत्र की जानकारियां मिल सके, इसके लिए कई तरह की मोबाइल ऐप लॉन्च की गई हैं। उन्हीं में से एक मोबाइल ऐप के बारे में आइए आपको जानकारी देते हैं आज के कार्यक्रम में। केवीके मोबाइल ऐप। ये ऐप किसानों को अपनी नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के बारे में अवगत कराता है।
इस मोबाइल ऐप के जरिए किसान फसलों, मत्स्य पालन, बागवानी और पशुधन के लिए पैकेज आदि की सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई विशेषज्ञों के सामने खेती किसानी से जुड़ी अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा आयोजित फील्ड डे, किसान मेले, विधि प्रदर्शन जैसे कार्यक्रमों की जानकारी भी इस ऐप पर उपलब्ध होती है। किसान इस ऐप के जरिए मौसम की जानकारी और देश भर की मंडियों में एग्रो कमोडिटी की कीमतों तक पहुंच बना सकते हैं। जब हम खेती किसानी के कार्य करते हैं तो हमें मौसम की जानकारी रखना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि मौसम और खेती किसानी एक दूसरे के पूरक हैं। कैसा रहेगा आगे आने वाले समय में मौसम का हाल, आइए जानते हैं। मंगलवार को उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बारिश की संभावना। अगले 2 दिन असम और मेघालय में इक्का दुक्का जगह बरसात के आसार हैं। मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगह बारिश का अनुमान है। 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं बारिश की संभावना बनी हुई है। बुधवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं बरसेंगे बादल। 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं बारिश की संभावना बनी हुई है। अपनी मेहनत का सही मूल्य मिल सके, इसके लिए जरूरी है कि हम समय समय पर मंडी भाव पर नजर रख सके। कैसा रहेगा आगे आने वाले समय में मंडी भाव, आइए जानें। गुजरात की जंबूसर मंडी की बात करें तो यहाँ पर बाजरा का बाजार भाव रहा 1,800 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं बडगाम मंडी में इसकी बिकवाली हुई 1,500 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं राजस्थान की गंगापुर सिटी मंडी में इसका बाजार भाव रहा 1,245 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं लालसोट मंडी में इसकी बिकवाली हुई 1,260 रुपए प्रति क्विंटल पर। इसके साथ ही बात करें उत्तर प्रदेश की मंडियों की तो आगरा मंडी में बाजरे के सौदे हुए 1,325 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं अलीगढ़ मंडी में इसका बाजार भाव रहा 1,280 रुपए प्रति क्विंटल। इसके साथ ही हाथरस मंडी में इसकी बिकवाली हुई 1,315 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब कार्यक्रम में वक्त हो गया है नजर डालने का ट्विटर प्लेट पर, तो जानते हैं क्या है खास हमारी ट्विटर प्लेट पर। इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस अंक में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं हमारे इस कार्यक्रम में जो भी जानकारियां आप तक पहुंचाई जा रही हैं उनसे आप जरूर लाभान्वित होंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और साथ ही साथ आप हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है krishidarshandddk@gmail.com। तो बस किसान भाइयों बहनों, आज के लिए इतना ही। अगले अंक में करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।